नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, आशुतोष राणा की राम राज्य, विचार और नैतिकता का नया आयाम। जी। हमारे पास कुछ रिव्यूज़ हैं, नोट्स हैं इस पर, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे ज़रूरी विचार हैं, जो ख़ास बातें हैं, उन्हें समझें। हाँ, और ये भी देखें कि ये पारंपरिक राम कथा से मतलब कैसे अलग है। बिल्कुल, तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब का एक बड़ा आइडिया है, रामराज नहीं, राम राज्य। हाँ, ये सुनने में पहली बार में थोड़ा सा लगता है कि क्या फर्क है। सही कहा। पर लेखक ये साफ करते हैं कि राम का मकसद, आप समझे, किसी एक इंसान का, मतलब खुद राम का शासन लाना नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक विचार का शासन। एक आदर्श व्यवस्था। हाँ, जैसा वो कैकेयी से कहते भी हैं किताब में, मैं रामराज नहीं, राम राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। और ये आज के समय के लिए भी कितना अहम है ना। एक मजबूत सिस्टम, हाँ। लोग आत्मनिर्भर हों, विचारों की इज्जत हो। ये बातें तो मतलब आज भी उतनी ही जरूरी हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई नारा नहीं है। किताब इसी आइडिया को लेकर पूरी कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखती है। अच्छा। हाँ, मतलब ये शासन प्रणाली को व्यक्ति से ऊपर रखने की बात है, जो अपने आप में ही एक काफी गहरी फिलोसॉफिकल बात है। हाँ, सही कहा। इसमें तो जैसे आज के डेमोक्रेसी के लिए भी इशारे हैं बिल्कुल। कि सिस्टम चलना चाहिए सिद्धांतों पे, किसी व्यक्ति पूजा पे नहीं। और यहाँ से कहानी और मजेदार हो जाती है। किताब कई जाने पहचाने किरदारों को मतलब एकदम नए तरीके से दिखाती है। ये थोड़ा चौंकाता भी है। हाँ, और शायद यही किताब की सबसे खास बात है। जैसे आप कुंभकर्ण को ही लें। हाँ, कुंभकर्ण, सोने वाले राक्षस। हाँ, हम तो ये जानते हैं ना, बस सोते थे, खाते थे, विशालकाय राक्षस। लेकिन इस किताब में उन्हें एक वैज्ञानिक, एक रिसर्चर दिखाया है। क्या बात कर रही हैं? वैज्ञानिक? जी हाँ, और वो जो 6 महीने सोने वाली बात है, हाँ हाँ। उसे रावण का फैलाया हुआ एक मिथक बताया है, ताकि लोग उनकी वैज्ञानिक ताकत से डरें। अरे वाह, कुंभकर्ण एक साइंटिस्ट! ये तो वाकई जो एक इमेज बनी हुई है किरदारों की है, उसे बिल्कुल तोड़ता है। सही। पर क्या लेखक ने इसका कोई बेस भी दिया है किताब में, या ये बस एक कल्पना है? देखिए, लेखक ने कोशिश की है इसे कहानी में बुनने की। उनके ज्ञान का, उनकी प्रयोगशालाओं का जिक्र है, पर असल मकसद लगता है कि पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर किया जाए। अच्छा। कि हम सदियों से चली आ रही बातों पर भी सवाल उठा सकते हैं, किरदारों को उनकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देख सकते हैं, सिर्फ अच्छा या बुरा उस खांचे में नहीं। बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ कुंभकर्ण ही नहीं, शूर्पणखा मतलब सुपर्णा। हाँ, सुपर्णा, उनके किरदार से अहंकार और अपने फैसलों के जो नतीजे होते हैं, उस प्रक्रिया को बहुत बारीकी से दिखाया है। जी। और इसी तरह विभीषण और मंदोदरी, उनके बीच की बातचीत, वो सिर्फ कहानी नहीं बढ़ाती, नहीं, वो नीति, धर्म और जो पर्सनल भावनाएं होती हैं, उनके बीच का जो द्वंद्व है, उसे सामने लाती है। और यही मुझे लगता है लेखक का असली मकसद है। कहानी तो हम सबने सुनी है। हाँ, कहानी तो पता ही है। लेकिन यहाँ किरदारों के बहाने से लीडरशिप क्या है, नैतिकता क्या है, सही गलत कैसे चुने, चरित्र निर्माण, इन सब मुद्दों पर एक गहरी चर्चा शुरू की गई है। यहाँ तक कि वो सीता परित्याग वाला जो बहुत सेंसिटिव और विवादित मुद्दा है, हाँ, वो तो है ही। उसको भी, जैसा सूत्रों में पता चला, एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की है, जो शायद हमारी पारंपरिक समझ से हटकर हो। ये सब सुनने में तो काफी गंभीर और फिलोसॉफिकल लग रहा है। तो क्या किताब की भाषा भी वैसी ही कठिन है? क्योंकि अक्सर ऐसी किताबें पढ़ना मुश्किल हो जाता है फिर। वहीं पर एक और अच्छी बात है, भाषा जो है, हाँ, उसमें संस्कृत वाले शब्द हैं, प्रवाहपूर्ण है, लेकिन संवाद असरदार है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि लेखक ने शायद ये समझा है, तो किताब में ही जो मुश्किल शब्द हैं या कम सुने हुए शब्द, उनके आसान हिंदी मतलब भी दिए हैं साथ में। अरे वाह, तो मतलब दार्शनिक गहराई भी है और पढ़ने में आसानी भी। ये तो बढ़िया बैलेंस है। हाँ, इससे ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। किताब सिर्फ धर्म कर्म के दायरे में नहीं रहती, ये नैतिक दुविधाओं पर, लीडरशिप क्वालिटीज पर, मानवीय भावनाओं पर एक बैलेंस चर्चा करती है। ये सिर्फ पूजा पाठ वाली किताब नहीं, बल्कि सोचने समझने वाली किताब है। और लगता है लोगों को ये तरीका पसंद भी आ रहा है। अमेज़न पर रेटिंग अच्छी है, 4.7 स्टार्स। हाँ, काफी अच्छी है। एक रीडर ने लिखा भी कि किताब शुरू से आखिर तक बांधे रखती है। और गुडरीड्स, रेडिट वगैरह पर भी लोग इसके आध्यात्मिक सार और नैतिक पहलू पर फोकस की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, कि सिर्फ धार्मिक एंगल नहीं पकड़ा है। हाँ। हालांकि कुछ फीडबैक ये भी है, जैसा पता चला, कि काश लक्ष्मण, उर्मिला,
भरत जैसे कुछ और किरदारों पर थोड़ा और लिखते। हाँ, हो सकता है, स्कोप तो हमेशा रहता है। हाँ, उनके नजरिए को और जगह मिलती। लेकिन ओवरऑल देखें तो इसे राम कथा पर एक फ्रेश और सोचने पर मजबूर करने वाली कोशिश की तरह देखा जा रहा है। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो क्या कह सकते हैं? निचोड़ क्या है इस किताब का? निचोड़ यही है कि ये किताब राम कथा को सिर्फ एक धार्मिक कहानी की तरह नहीं देखती। ठीक है। ये इसे विचार, नैतिकता, राजनीति, लीडरशिप, इन सिद्धांतों को समझने का एक जरिया बनाती है। किरदारों के जरिए आज के जीवन के लिए सबक सिखाने की कोशिश करती है। तो फिर ये किन लोगों को पढ़नी चाहिए? कौन है इसके आइडियल रीडर? मेरे ख्याल से तो ये उन सभी के लिए है जो फिलॉसफी, नैतिकता, लीडरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा। जो लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें सोचने को काफी कुछ हो सकता है, एथिक्स, गवर्नेंस के नजरिए से। हाँ, ये पॉइंट है। और हाँ, वो लोग भी जो कहानी पढ़ने के साथ साथ थोड़ा गहरा सोचना पसंद करते हैं, उन्हें ये किताब जरूर अच्छी लग सकती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं करती, बल्कि आज के समाज और राजनीति पर भी सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, सुनने वालों के लिए, सोचने के लिए। हाँ जरूर। ये जो राम राज्य का विचार है, जहां व्यवस्था व्यक्ति से ऊपर है, चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आज के हमारे समाज और हमारे नेताओं के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? गहरा सवाल है। क्या एक आदर्श व्यवस्था बनाने के लिए व्यक्ति की भूमिका को हमेशा दूसरे नंबर पर रखना ही सही रास्ता है? सोचिएगा जरूर इस